नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी ज्योग्राफिया में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भूकंप जैसा कि नाम से ही कपकपी पैदा कर देता है और पृथ्वी के धरातल में भी ये कंपन पैदा करता है। किस तरीके से भूकंप आते हैं, किस तरीके से इनमें लहरें बनती है और पृथ्वी के अंदर क्या हलचल होती है और धरातल पर क्या क्या इनके प्रभाव होते हैं, आइए आज इस चैप्टर में जानते हैं। और 1 से 2 प्रश्न हमेशा फर्स्ट ग्रेड में, नेट में, स्कूल लेक्चरर जो हमारा फर्स्ट ग्रेड है उसमें, और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें 2 प्रश्न लगभग हर बार आते हैं। तो आइए आज हम पक्का करते हैं इन प्रश्नों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं आज हम भूकंप। भूकंप होता क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो भूकंप क्या होता है। भूकंप एक भूपटल जो हमारा धरातल है उसकी एक कंपन अथवा लहर है। एक तरीके से भूपटल पर महसूस होने वाली क्या है, ये कंपन है या लहरें हैं जो कि धरातल के नीचे अथवा धरातल के ऊपर जो भी चट्टानें हैं हमारी, उनमें लचीलेपन के कारण या गुरुत्वाकर्षण की जो व्यवस्था है ना, समस्थिति है, जो हमको एक स्थिर अवस्था में दिखते हैं, उसमें क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न होने पर ये कंपन पैदा होते हैं। अर्थात पृथ्वी के धरातल में कहीं ना कहीं कोई भ्रंश, कोई दरारें जो स्थिर अवस्था में हैं, उनके अंदर कोई क्षणिक परिवर्तन हो जाए और वो अपनी स्थिति में आने के लिए बिल्कुल कंपित होकर के, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, टूट जाता है खींचने के बाद, तो वो अपनी स्थिति में आने के लिए वापस कंपन करके और अपनी स्थिति में आता है। उसी प्रकार चट्टानें भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर या धरातल के ऊपर कोई भी भ्रंश, कोई भी जो समस्थिति है हमारी, गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति, और धरातल के ऊपर यदि हम बात करें तो जो लचीलेपन की समस्थिति है चट्टानों के अंदर, जैसे अवसादी चट्टानें हैं, इनके अंदर भी एक प्रत्यास्थता या लचीलापन होता है जिसके अंदर कोई क्षणिक अव्यवस्था आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। सीधा सिंपल बोलें तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपनों को भूकंप कहते हैं। सीधा सा कंपन जहां पे भी उत्पन्न हो रहे हैं, हम एक जोर से फर्श के ऊपर जैसे पांव मारते हैं और एक कंपन पैदा होता है, वो भी भूकंप का ही रूप होता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही क्षणिक होता है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण या भ्रंशों के अंदर जो अव्यवस्थाएं होती हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी अव्यवस्था हो जाती है तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती है, कंपन उत्पन्न करती है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से ये कंपन उत्पन्न होते हैं। अब जिस प्रकार शांत जल के अंदर हम पत्थर डाल देते हैं और पत्थर से जहां पत्थर डाला जाता है उस केंद्र से बाहर की ओर लहरें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार धरातल पर भी एक केंद्र होता है जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगे आती है और उससे फिर बाहर की ओर भूकंपीय तरंगे फैलती हैं, जैसे जल तरंगे बाहर की ओर फैलती हैं। तो ये वो कंपन होता है जहां सबसे पहले कंपन महसूस होता है धरातल के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं। और जहां भूकंप का कंपन सबसे पहले पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ है, यानी जहां से पैदा हुआ है भूकंप का कंपन, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। यहां से निश्चित रूप से हर बार प्रश्न बनते हैं, तो आइए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जहां से धरातल के ऊपर जिस सेंटर से, ये वाला सेंटर है धरातल पर, जहां पर सबसे पहले कंपन महसूस किया जाता है, क्या किया जाता है, सबसे पहले कंपन का अनुभव किया जाता है। तो जहां पर कंपन का अनुभव किया जाता है उसे हम ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद यानी जहां से कंपन उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, जहां से कंपन की उत्पत्ति हुई, जहां से वाइब्रेशन की उत्पत्ति हुई, उस क्षेत्र, उस पॉइंट को, उस जगह को हम कहते हैं फोकस या भूकंप मूल। ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। चलिए इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि भूकंप की उत्पत्ति कहां से हुई, तो भूकंप की जो उत्पत्ति है उस केंद्र को हम कहते हैं भूकंप मूल। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखिएगा, फोकस। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस। अब भूकंप मूल के और क्या पर्यायवाची नाम है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर्यायवाची नाम कई बार हिंदी के पेपर में आ जाते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन के अंदर, और इंग्लिश में तो फोकस ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो फोकस होगा तो इसका मतलब वो जगह जहां पृथ्वी के अंदर भूकंप का कंपन सबसे पहले उत्पन्न हुआ,
यानी वो जनन स्थान है, वो भूकंप का जन्म स्थान है एक तरीके से। तो इसके अंदर हम देखें तो अवकेंद्र भी इसे कहते हैं। अवकेंद्र का मतलब, अव का मतलब नीचे, तो नीचे का जो केंद्र है भूकंप का वो अवकेंद्र भी कहलाता है, अर्थात भूकंप मूल का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, अवकेंद्र। इसके बाद अधः केंद्र भी कहते हैं। अधः का मतलब भी नीचे होता है, अंदर होता है, तो इसका मतलब अधः केंद्र, अवकेंद्र या भूकंप मूल, हिंदी में तीनों शब्द क्वेश्चंस के अंदर उपयोग में होते हैं। और कई बार इस शब्द को हम समझ नहीं पाते और क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए तीनों नाम ध्यान रखने हैं, भूकंप मूल, अवकेंद्र और अधः केंद्र। तो ये कहा क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर जहां सर्वप्रथम कंपन प्रारंभ होता है, कंपन का जन्म होता है, कंपन की उत्पत्ति होती है, वो स्थान क्या कहलाता है, भूकंप मूल, अवकेंद्र या अधः केंद्र कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, अधः केंद्र और अधिकेंद्र दोनों अंतर हैं। तो दूसरा है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र वो स्थान होता है, इसके अंदर थोड़ा देख लें कि जहां पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी के अंदर, धरातल के भीतर, भूगर्भ के अंदर जहां भूकंप की उत्पत्ति हुई वो है भूकंप मूल, वो है अवकेंद्र, वो है अधः केंद्र। और जहां पर लंबवत दिशा में सबसे पहले भूकंप का कंपन पहुंचा धरातल पर और अनुभव किया गया, वो स्थान अधिकेंद्र कहलाता है, ईपी सेंटर कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको हम क्या कह रहे हैं, अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। ईपी सेंटर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ये टर्म ध्यान रखिएगा, जहां पे भी कंफ्यूजन हो इंग्लिश का टर्म हमें देखना है। तो धरातल का वह स्थान और भूकंप जो मूल है उससे लंबवत स्थान होता है, वो 90 डिग्री पर सबसे छोटी दूरी होती है, तो बिल्कुल सीधा वो आ जाता है। तो जहां पर सर्वप्रथम धरातल के ऊपर कंपन अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, वो स्थान क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। और उसी अधिकेंद्र से फिर धरातल के ऊपर चारों ओर धरातलीय लहरें फैलती हैं। भूकंप का अंकन भी यदि अधिकेंद्र पर हमने उपकरण लगा रखा है तो यहां पर अनुभव किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, अंकन किया जा सकता है। और धरातल के ऊपर जैसे जैसे लहरें फैलती हैं तो धरातल के ऊपर विभिन्न जो भूकंप के उपकरण लगे हुए हैं, सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, उनसे इसका अंकन या मापन कर लेते हैं हम। तो चलते हैं आगे किस तरीके से, ये दो पॉइंट ये विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भूकंप मूल जो है यहां से और अधिकेंद्र से प्रश्न बनते हैं। तो ये दोनों शब्द और इनके पर्यायवाची आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके निश्चित रूप से बनते हैं और कई बार कंफ्यूजन के कारण हम गलत करके आ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि भूकंप का जो अंकन है वो उसके लिए उपकरण कौन सा है, इसके विभिन्न जो अंग हैं उनको भी समझेंगे। तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, भूकंपीय तरंगों का मापन, सिस्मोग्राफ, इस पूरे उपकरण को हम क्या करें, सिस्मोग्राफ। अब इसके अंदर देखिए ये जो प्लेट है, आधार प्लेट है इसकी, ये ऐसी सॉलिड चट्टानों पे, कठोर चट्टानों के ऊपर, या कठोर चट्टानें नहीं है, मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर खोद करके और चट्टानों के ऊपर नींव रख करके और एक पिलर बनाया जाता है ना, बिल्कुल आरसीसी का पिलर बनाया जाता है, उसके ऊपर इसको रखा जाता है कि चट्टानों में होने वाले कंपन को वो पिलर में भी कंपन आ जाए और इसके अंदर भी कंपन आ जाए। इसके बाद ये इसका स्टैंड होता है, फ्रेम होता है, और कंपन यहां पर महसूस होता है, और कंपन से पेंडुलम लटका रहता है और पेंडुलम से पेन। तो ये जो हमारा उपकरण है इसमें सिस्मोमीटर इस भाग को कहते हैं, है ना, और पेंडुलम है और पेन है, और नीचे एक सिस्मोग्राफ लगा हुआ रहता है जिसको सिस्मोग्राम कहते हैं। एक ग्राफ पेपर लगा हुआ रहता है जैसे ईसीजी के अंदर लगा हुआ रहता है पट्टी, और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। यदि कंपन आता है तो वाइब्रेशन होता है, तो पेन से वाइब्रेशन की जो तीव्रता है वो अंकित हो जाती है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, और नहीं तो एक सीधी लाइन चलती रहती है ग्राफ के ऊपर। और आजकल तो डिजिटल हो गया, तो किस समय पर, समय भी इसके अंदर नोट हो जाता है, और कितनी तीव्रता का भूकंप आया ये भी इसके अंदर बिल्कुल अनुभव हो जाता है। तो इस उपकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों के तीव्रता का मापन करते हैं। और किस स्केल के ऊपर करते हैं, तो भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल के ऊपर किया जाता है, जबकि भूकंपीय प्रघात यानी नुकसान का मापन मर्केली स्केल के ऊपर हम लोग करते हैं। तो देखेंगे उनको भी आगे, इस रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता से क्या नुकसान होते हैं, और उसी का रूप जो
मर्केली स्केल है, प्रघात यानी विनाश लीला की तीव्रता जो बताता है, विनाश को जो बताता है वो है मर्केली स्केल। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखें कि भूकंप के अंदर जो तरंगे हैं उनके अंदर जो एक मैप के ऊपर बनाया जाता है वो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आइसोसीस्मल लाइन यानी सम भूकंप रेखाएं। सम भूकंप रेखाएं वास्तव में मानचित्रों के ऊपर, धरातल के ऊपर समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली मानचित्रों के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोसीस्मल लाइन या सम भूकंप रेखा कहते हैं। अर्थात यहां तीव्रता समान होगी, जहां जहां तीव्रता समान अनुभव की गई उन स्थानों को मिलाकर जो रेखाएं बनेंगी उसे हम आइसोसीस्मल लाइन या सम भूकंप रेखाएं कहेंगे। यहाँ तीव्रता की समानता है, यानी रिक्टर स्केल के ऊपर जो अंकन किया गया उसकी समानता है। इसके बाद हम बात करेंगे होमोसीस्मल लाइन। होमोसीस्मल लाइन आवर और एच, होमो से आप कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा। तो होमोसीस्मल लाइन क्या है, यानी समय भूकंप रेखाएं क्या है। तो सम समय भूकंप रेखाएं क्या है, कि धरातल के ऊपर भूकंपीय तरंगे एक समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, होमोसीस्मल लाइन। तो होमोसीस्मल लाइन क्या है, एक समय पर जहां जहां अनुभव किया गया भूकंप का कंपन, उस स्थानों को यदि हम मिलाकर खींच दें, काल्पनिक रेखा बना दें मानचित्र पर, तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, होमोसीस्मल लाइन, और उस मानचित्र को होमोसीस्मल लाइन मैप कहते हैं। तो ये होमोसीस्मल और आइसोसीस्मल दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। आइसो के अंदर तीव्रता है, इंटेंसिटी है, और होमोसीस्मल लाइन में समान समय है, सेम आवर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों प्रश्न की, कि भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से भी जाना जाता है। ये स्कूल लेक्चरर 2018 के अंदर प्रश्न आया। इसके अंदर पहला था अधिकेंद्र के नाम से, दूसरा था बी उद्गम केंद्र के नाम से, छाया क्षेत्र के नाम से, और क्षेपण क्षेत्र के नाम से। तो इसके अंदर बताएं दोस्तों कि ये जो अवकेंद्र है, जो हमने शब्द देखा भूकंप मूल का, अधः केंद्र, अवकेंद्र, है ना, भूकंप मूल, तो कई बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हुए, कई कैंडिडेट्स के गलत हुए कि अवकेंद्र को समझ ही नहीं पाए, इंग्लिश का टर्म देखा ही नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, कोई टर्म समझ में नहीं आए तो इंग्लिश का टर्म जरूर देखना है, फोकस। तो जरूर इंग्लिश वाले जो वर्जन आता है हमारा उसके अंदर, तो अब फोकस है, तो फोकस में क्या होता है, अवकेंद्र है, अव का मतलब नीचे, तो फोकस है तो क्या है, उद्गम केंद्र है, यानी भूकंप का उद्गम इसी केंद्र से होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा आंसर हो ही जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम डैश 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 का प्रयोग करते हैं। ये यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मर्केली पैमाना, रिक्टर पैमाना दोनों, और बैरोमीटर। तो दोस्तों मर्केली पैमाने में प्रघात की तीव्रता मापी जाती है, नुकसान को मापा जाता है, जबकि रिक्टर पैमाने के अंदर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, कंपन की तीव्रता को मापा जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे रिक्टर पैमाना हो जाएगा, दोनों तो हो नहीं सकते। और बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से, थर्मामीटर से तापमान और बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। तो चलिए आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है भूकंप के अंदर जो तरंगे आती हैं वो कितने प्रकार की आती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्राथमिक तरंगे, है ना, भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं उनको हम क्या कहते हैं, भूकंप की लहरें, भूकंप की तरंगे, जो कंपन है उन्हीं को लहरें और तरंगों के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राथमिक, प्राइमरी वेव्स। इसको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य का मतलब जिस दिशा में ये चलती है उसी दिशा के अंदर कंपन भी करती है। तो इसको देखेंगे हम, प्राइमरी पी वेव्स। दूसरी है द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, इसको अनुप्रस्थ तरंगे भी हम कहते हैं। तो ये सारी की दोनों जो तरंगे हैं वो भूगर्भिक तरंगे हैं, अर्थात भूगर्भ के अंदर चलती हैं। धरातल पर आते ही ये दूसरी तरंगों को जन्म दे देती हैं, जिसको हम धरातलीय तरंगे कहते हैं और एल वेव्स कहते हैं। चलिए एक एक करके इनको आगे देखते हैं। अब प्राथमिक तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे हम कहेंगे इनको। तो पी तरंगे जो है वो एक तरीके से प्राइमरी वेव्स हैं। इनके अंदर क्या होता है कि कंपन जो है वो लहर की दिशा में आगे पीछे होता है, संपीड़न, फैलाव, संकुचन, फैलाव, संकुचन, फैलाव। जैसे मेरी जो ध्वनि की तरंगे हैं वो भी इसी समान चलती हैं।
जैसे जितनी भी ध्वनि की तरंगे हैं वो बिल्कुल इन अनुदैर्ध्य तरंगे या प्राथमिक तरंगों के समान चलती हैं। जैसे जो तरंग आएगी, जैसे मेरी आवाज आप तक आ रही है तो वो कैसे आ रही है, ऐसे आगे पीछे कंपन करते हुए आप तक आ रही है। जो कंपन की दिशा है आपकी तरफ आने की, उसी में आगे पीछे संकुचन और फैलाव के द्वारा आप तक आ रही है। तो ध्वनि तरंगे भी ऐसे ही आती है। पी तरंगों की गति भी ध्वनि तरंगों के समान ही होती है। यानी पृथ्वी में जिस केंद्र से ये उत्पन्न हुई, समझिए इसको, जिस केंद्र से ये उत्पन्न हुई उससे उत्पन्न होकर चारों तरफ, पृथ्वी में चारों तरफ फैलती है। सबसे पहले सबसे नजदीक 90 डिग्री पर आएगी, तो सबसे पहले सबसे नजदीक 90 डिग्री पे आएगी और कैसे झटका देगी धरातल को, ऊपर नीचे। तो ये ऊपर नीचे संपीड़न और संकुचन होकर के ये आती है। जिस दिशा में चलती है उसी में संकुचन और करके आती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विपरीत दिशा में भी जाती है, सब तरफ जाती है, चारों तरफ। तो इसी तरीके से चारों तरफ जाती है। जिस दिशा के अंदर इसकी जिस और दिशा है उसी दिशा में आगे पीछे की तरफ कंपन करती है। और पृथ्वी के अंदर कैसे उछाल आता है, झटका आता है, ऊपर नीचे पृथ्वी का धरातल होता है प्राथमिक तरंगे। इसका मतलब ये झटका यदि आ रहा है तो इसका मतलब प्राथमिक तरंग है, वो प्राइमरी वेव्स है वो। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। और प्राइमरी वेव्स के अंदर इन्हें पी प्राइमरी वेव या कंप्रेशनल तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संकुचन फैलाव हो रहा है, इसलिए इसको कंप्रेशनल तरंगे भी, संपीड़ित तरंगे भी कहते हैं। और इसका वेग देखिए साथियों, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे चट्टानों की कठोरता और घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे वेग बढ़ता है। लेकिन ये 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की गति में पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर चलती है। जैसे जैसे परतों का घनत्व और जो कठोरता बढ़ेगी वैसे वैसे भी इसकी गति बढ़ती जाती है। एक खास बात और है कि ये तरंगे जो है वो तरल और ठोस दोनों के अंदर गति कर सकती हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर यदि पिघली हुई चट्टानें भी हैं, यदि लावा भंडार भी है, पिघली हुई परत भी है, उसमें से भी होकर ये पास हो जाती है, गुजर जाती है। लेकिन तरल अवस्था के अंदर इसकी गति कम हो जाती है। विशेष ध्यान रखना है, तरल अवस्था जैसे ही आएगी, ठोसपन में कमी आएगी तो पी तरंगों की गति कम होगी, दिशा में भी परिवर्तन आता है और गति में भी परिवर्तन आता है अंदर। इसके बाद हम देखें तो इसका अंकन सबसे पहले होता है। जो सिस्मोग्राफ हमारा उपकरण है इसका अंकन सबसे पहले करता है, क्योंकि सबसे पहले पहुंचती है ये, तो सबसे जो पहले पहुंचेगी उसी का अंकन सबसे पहले होगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों कि ये गैस, द्रव और ठोस तीनों में चल सकती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई लावा भंडार है, गैसीय भाग है, तरल भाग है, उसमें से भी होकर ये पास हो जाती है। तो इसलिए ये तीनों ही अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में गति कर सकती है। जैसे ध्वनि की तरंगे हैं वो गति करती है, तीनों अवस्थाएं होनी चाहिए, या तो गैस हो या द्रव हो या ठोस हो। तो इस तरीके से और इसकी गति सबसे तेज होती है। ये भी ध्यान रखना है हमें कि पी तरंगों की गति इन तीनों तरंगों में, पी, एस और एल तीनों तरंगों के अंदर इसकी गति सबसे तीव्र होती है। चलिए आगे चलते हैं, इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने हथौड़ा मारा, ये बीम है, इसमें हथौड़ा मारा, तो इसके अंदर क्या होगा, संकुचन फैलाव और गति ऐसे होगी, और वहां पर उस एंड के ऊपर आपकी पी तरंग पहुंच जाएगी। तो ये कंप्रेशनल तरंगे हैं, ऐसे ऐसे गति करके, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो जिस दिशा में ये कंपन हो रहा है उसी दिशा में इसकी गति भी होती है। चलिए अब द्वितीयक तरंगों की बात करते हैं। उससे पहले प्रश्न देखें तो निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती हैं, यानी सबसे पहले अंकन कौन सी तरंगों का होता है? तो सबसे पहले तरंगों का अंकन पी का होता है, हम बात कर चुके हैं। एस तरंगे उसके बाद, एल तरंगे उसके भी बाद, और सभी एक साथ नहीं, सभी एक साथ अंकित नहीं होती हैं। तो आंसर हमारा ए इसमें आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आडी तरंगे, गौण तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, इन नामों से ये जानी जाती है। आडी तरंगों का मतलब इसमें कंपन गति की दिशा के समकोण पर होता है। समझिए इसको, जहां से भूकंप का कंपन उत्पन्न हुआ पृथ्वी के धरातल में, यहां से उत्पन्न हुआ, तो ये जो उत्पत्ति हुई इसकी, इससे कोण तो कंपन का ऐसे है या ऐसे है, क्षैतिज है ना, और गति ऊपर की ओर है। तो इस तरीके से ये गति करती हुई इस तरीके से आती है और धरातल को ऐसे हिलाती है या ऐसे हिलाती है। ऐसे कंपन कर रही है तो ऐसे हिलाएगी। पी तरंगों ने कैसे हिलाया था? ऊपर नीचे धरातल को हिलाया था। और इस एस तरंग के द्वारा, क्योंकि गति की दिशा के समकोण पर कंपन कर रही है, तो
हॉरिजेंटल क्षैतिज दिशा के अंदर धरातल का जो झटका लगता है, जो कंपन अनुभव होता है, वो कंपन एस तरंगों के द्वारा होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे वैसे ही होती है जैसे जलीय भाग के अंदर तरंग चलती है। जलीय भाग के अंदर जल ऊपर नीचे होता है और लहर ऐसे लगता है कि बाहर की ओर जा रही है, केंद्र से बाहर की ओर जा रही है। पत्थर डालते हैं, उस केंद्र से बाहर की ओर लहरें जाती है, और जल के अंदर कंपन कैसे हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरीके से जल की लहरों के समान या प्रकाश की लहरों के समान इसकी गति होती है। प्रकाश की लहरें भी सुरंग और गर्त बनाती हुई, यानी ऊपर नीचे गति करती हुई और सीधे की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से हम ध्यान रखें दोस्तों कि जो प्राइमरी वेव्स है, प्राथमिक है, उन तरंगों की गति ध्वनि के समान होती है और एस तरंगों की गति प्रकाश या जल तरंगों के समान होती है। यहां से प्रश्न बनता है और इसको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो गति है इसकी जल तरंगों और प्रकाश तरंगों के समान होती है। तो द्वितीयक तरंगों की गति प्रकाश और जल तरंगों के समान होती है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और खास बात क्या है कि ये तरंगे जलीय भाग में यानी द्रव भाग के अंदर लुप्त हो जाती हैं, यानी तरल पदार्थ जहां पर भी आ जाएगा ये तरंगे लुप्त हो जाएंगी। चाहे जल आ जाए, चाहे पिघली हुई चट्टानों का मेग्मा पृथ्वी धरातल के अंदर आ जाए, तो ये लुप्त हो जाती हैं, यानी तरल अवस्था में इनकी गति समाप्त हो जाती है। और इन्हें कैसे कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स या ट्रांसवर्स लहरें भी कहते हैं। तो इंग्लिश का टर्म भी ध्यान रखिएगा। द्वितीयक तरंगे सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स तरंगे ये भी कहते हैं, या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जो तो वेव थी वो तो पी तरंगे थी, है ना, और ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंगे हैं। इसका वेग जो है साथियों वो 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी पी तरंगों से कम इनकी गति होती है। और ये किसकी तरह होती है? विशेष ध्यान रखिएगा, जल और प्रकाश तरंगों की समान गति करती हैं। इसको देखें, जल तरंगे ऐसे ही गति करती हैं, जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में ऊपर नीचे पानी हो रहा है और तरंग की गति केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो इस तरीके से प्रकाश तरंगों के समान या जल तरंगों के समान इसकी गति होती है। इसको समझें। देखिए, ये एस वेव्स हैं जहां से झटका लग रहा है, कंपन रश्मि का कैसे हो रहा है? समकोण पर, और गति लहर की कैसे हो रही है? ऊपर की ओर। जैसे इसके अंदर है ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग की गति, कंपन तो ऐसे हो रहा है और गति ऊपर की ओर। पी वेव्स के अंदर संकुचन फैलाव इस तरीके से आगे की तरफ चलती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पी तरंगें जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में ऊपर नीचे की तरफ, आगे पीछे की तरफ कंपन करते हुए और धरातल को ऊपर की ओर या नीचे की ओर झटका देती है, कंपन महसूस कराती है। जबकि एस तरंगों का कंपन कैसे होगा? लहरनुमा, और लहरनुमा होगा तो धरातल क्षैतिज रूप में कंपित करेगा। जिस भी दिशा के अंदर इसका कंपन क्षैतिज हो रहा है उसी दिशा के अंदर धरातल का कंपन महसूस होगा हमें। तो ये प्रयोग हम घर पे भी करके देख सकते हैं। किसी भी एक पेड़ पर या किसी भी भाग पर एक रस्सी को बांध लीजिए, एक हिस्सा अपने हाथ में रख लीजिए, उसके झटका मारिए, एस तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न, प्रकाश की तरंगों के सादृश्य चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। तो बताइए, प्रकाश के समान चलने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और एस व एल तरंगे। तो हमको पता है प्रकाश या ध्वनि, जो प्रकाश या जल तरंगों के समान, ध्वनि के समान कौन सी है? पी तरंगे। और प्रकाश और जल के समान, जल तरंगों के समान कौन सी है? एस तरंगे हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि एस तरंगे जो है वो ये फर्स्ट ग्रेड 2013 का प्रश्न है, यानी तरंगों में से, भूकंप मूल में से, अधिकेंद्र में से, इनमें से प्रश्न आते हैं और हर बार इसी के आसपास से क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए देखते हैं। अब आती है हमारी धरातलीय तरंगे। धरातलीय लहरें या धरातलीय तरंगे या एल तरंगे इसको हम कहते हैं। और ये लहरें क्या है? पी और एस धरातल के ऊपर जब आ जाती है, अधिकेंद्र के ऊपर पहुंच जाती है, तो पी तरंगे और एस तरंगे दोनों इसको उत्पन्न करती हैं और ये धरातल के ऊपर ऊपर चलती हैं, सरफेस के ऊपर ऊपर चलती हैं। ये तरंगे भी ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं। विशेष ध्यान देना है, ठोस और तरल दोनों के अंदर धरातल के ऊपर जो या तो जलीय भाग है या महाद्वीपीय भाग है, यानी स्थल भाग है। तो ठोस, स्थल भाग ठोस है, जलीय भाग जल है, द्रव है। तो ठोस और तरल दोनों के अंदर ये चलती है
और सबसे अधिक विनाशकारी लहरें होती हैं, क्योंकि धरातल पर विनाश यही उत्पन्न करती हैं। इनकी गति धरातल के अंदर रोलिंग करते हुए चलती है। जिस तरीके से इस एनिमेशन के अंदर दिखाया गया है कि धरातल ही रोल करता हुआ ऊपर नीचे हो जाता है और बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं। जितने भी मानवीय संरचनाएं हैं वो धराशायी हो जाती हैं और ये चारों तरफ गति करती हैं, केंद्र से चारों तरफ गति करती हैं, चारों तरफ गति होती है तो पूरी पृथ्वी के धरातल पर ये पहुंच सकती हैं, लेकिन जाकर के धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती है तीव्रता के अनुसार। इसके अंदर इनको बात करें तो एल वेव्स या लव वेव्स इनको कहते हैं। DH लव के द्वारा ये खोजी गई थी। एस तरंगों के आधार पर इन्होंने लव वेव्स इसका नाम रखा और इसका नाम रेले तरंगे भी है। रेले महोदय ने पी तरंगों के आधार पर इनकी उत्पत्ति खोजी थी तो पी तरंगों से समझाई थी, तो इस तरीके से इसको रेले लहरें भी कहते हैं और इसको रे लाइट लहरें भी कहते हैं। तो तीनों नामों से इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रेले तरंगे एल तरंगों का ही नाम है, लव तरंगों का ही नाम है, जो धरातल के ऊपर चलती हैं। इस तरीके से हम बात करें तो इसकी गति कितनी होती है, तो ये देखिए 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी सबसे कम गति है पी तरंगे। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा गति से चलती हैं एस तरंगे, ये 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं और ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम इनका वेग होता है और धरातल के ऊपर चलती हैं। जबकि पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदर चलती हैं, भूगर्भ के अंदर चलती हैं, धरातल पर आते ही एल तरंगों को जन्म दे देती हैं और खुद समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब वो कायिक लहरें, काया के अंदर चल रही है, पृथ्वी के अंदर चल रही है, भूगर्भिक लहरें हैं। तो ये ध्यान देना है, पी और एस भूगर्भिक लहरें हैं, एल धरातलीय लहरें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक प्रश्न है जो यूजीसी नेट 2013 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं यानी विनाशी हैं। तो इसके अंदर एस तरंगे, पी तरंगे, आर तरंगे, एल तरंगे। तो इसके अंदर देखें दोस्तों, एल जो तरंगे हैं ये सबसे खतरनाक विनाशकारी तरंगें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर ये तरंगें चलती कैसे हैं, भूगर्भ के अंदर कैसे चलती हैं एस और पी तरंगे, और इन्हीं तरंगों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों को भी जान लेते हैं। तो जहां भूकंप मूल है, भूकंप मूल यानी फोकस, उससे ये उत्पन्न होती है, ऊपर धरातल पर भी जाती है और चारों तरफ पृथ्वी के धरातल से अंदर से होकर के जाती हैं। तो देखिए जहां से उत्पन्न हुई एस तरंगे, ऐसे कर्व बनता है, वक्राकार रूप में जाती हैं। ऐसे पी तरंगे वक्राकार रूप में जाती हैं, एस और पी तरंगे, और धरातल के चारों तरफ, पृथ्वी के अंदर से होते हुए धरातल के चारों तरफ इसकी तीव्रता महसूस होती है। तो जैसे जैसे ये अंदर जाती हैं घनत्व कम हो जाता है, बाहर की ओर मुड़ती हैं, घनत्व अधिक हो जाता है तो ये तरंगे अंदर की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर मुड़ती है। दिशा के अंदर भी दोनों ध्यान रखना है, जैसे जैसे परत का घनत्व कम होगा तो बाहर की तरफ आएंगी, और जैसे ही परत का घनत्व अधिक होगा तो ये केंद्र की तरफ थोड़ा सा झुक जाएंगी, यानी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। और परत का घनत्व चेंज होते ही इनके वेग में भी परिवर्तन आता है। एस तरंगों का भी वेग बढ़ता है, पी तरंगों का भी वेग बढ़ता है। अर्थात यदि हम बात करें कठोरता और घनत्व में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से एस और पी तरंगों की गति और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। दिशा में परिवर्तन घनत्व कम होने पर धरातल की ओर और घनत्व अधिक होने पर केंद्र की ओर। और जिस तरीके से ये पृथ्वी के अंदर जाती हैं और एक स्थान ऐसा आता है जहां पर जाकर के एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, और एस तरंगों का गुण क्या है कि वो तरल पदार्थ में लुप्त हो जाती हैं, द्रव पदार्थ में लुप्त हो जाती हैं। तो वहां पर निश्चित रूप से क्या होगा, उस गहराई में जाकर के तरल पदार्थ आ जाता है, यानी मेग्मा आ जाता है पूरी तरीके से, और उसकी वजह से तरंगे लुप्त हो जाती हैं। एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, पी तरंगों की दिशा भी बदल जाती है, लुप्त नहीं होती, दिशा बदल जाती है। तो एक क्षेत्र ऐसा आता है पृथ्वी के धरातल पर, उत्पत्ति केंद्र यानी अधिकेंद्र से यदि हम कोण नापें, जहां पे महसूस हो रहा है अधिकेंद्र, वहां से कोण नापें चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, बिल्कुल ग्लोब के चारों तरफ 105 डिग्री। तो 105 डिग्री तक, पूरी पृथ्वी के 105 डिग्री तक पी और एस तरंगे दोनों अनुभव की जाती हैं। लेकिन 105 से लेकर 145 डिग्री का जो पूरा का पूरा धरातलीय क्षेत्र होगा, 105 से 145 डिग्री का, उस क्षेत्र के अंदर ना तो पी अनुभव की जाती, ना ही एस अनुभव की जाती। एस तरंगे 105 के बाद नीचे धरातल की ओर कहीं पर भी अनुभव नहीं की जाती, यानी विपरीत क्षेत्र एरिया जो है पृथ्वी का, वहां कहीं पर भी अनुभव नहीं की जाती।
तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या हो गया, 105 से 105, नीचे की ओर जाते हुए, विपरीत दिशा की ओर जाते हुए, भूकंप मूल और अधिकेंद्र से विपरीत दिशा की ओर जाते हुए, ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, एस तरंगों का छाया क्षेत्र। जबकि पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से लेकर 145 के मध्य होता है। तो 105 से लेकर 145 के मध्य वाला जो क्षेत्र है, जो पूरी की पूरी पट्टी है, पूरा का पूरा मंडल है, वहां कोई भी तरंगे महसूस नहीं की जाती, किसी भी तरंग का अनुभव नहीं होता है। बहुत हल्की मात्रा में पी तरंगे कभी कभी अनुभव कर ली जाती हैं, लेकिन कोई भी तरंग अनुभव नहीं होती। भूकंप का जो सिस्मोग्राफ है वो हल्का सा वाइब्रेट होता है, उसके अलावा कहीं पर भी अनुभव नहीं होता। लेकिन 145 के बाद पी तरंगे पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसका मतलब पी तरंगों की जो दिशा बदली थी उसके कारण पी तरंगे द्रव अवस्था में से भी जाते हुए पी तरंगे दूसरी डायरेक्शन में चली गई और 145 के बाद पी तरंगों का अनुभव होने लगा। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या हो गया, पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो गया 105 से लेकर 145 डिग्री का क्षेत्र। पृथ्वी का वो क्षेत्र जो 105 भूकंप मूल से 105 या अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के कोण पर आएगा, वो पट्टी, बीच की पट्टी पर पी तरंगे भी अनुभव नहीं की जाती। पी तरंगों का छाया क्षेत्र वो रहता है। 145 के बाद विपरीत दिशा के अंदर पूरी पृथ्वी के धरातल पर पी तरंगे पुनः प्रकट होती हैं। इसी कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर के पी तरंगे आ रही है। इनकी गति, इनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परतों के अंदर इनकी गति और इनकी दिशा को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों का भी निर्धारण वैज्ञानिकों ने किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस छाया क्षेत्र को देखें जो हमारी किताबों के अंदर भी रहता है। जैसे भूकंप मूल है, भूकंप मूल से भूकंप अधिकेंद्र पे भी तरंग आती है और भूकंप के पूरी पृथ्वी के अंदर आती है। तो 105 डिग्री तक पी और एस दोनों तरंगे आती है। इसके बाद 145 तक ना पी देखी जाती ना ही एस देखी जाती। तो 105 से 145 तक का पूरा बेल्ट, पूरा का पूरा पट्टी, पूरी की पूरी ये पट्टी 105 डिग्री से 145 डिग्री की, इसमें पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। और पी तरंगों का छाया क्षेत्रफल की बात करें पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल की, तो देखिए पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 22.22% भाग पर पी तरंगे अनुभव नहीं की जाती। बाकी पूरे भाग पर पी तरंगे अनुभव की जाती हैं। तो इसे विशेष ध्यान रखना है कि ये पी तरंगों का जो अनुभव है वो पूरी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर, 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो हम देखिए कितना रह जाएगा, कितने भाग पर अनुभव की जाती है पी तरंगे। तो ये आ गया हमारा 87.78। तो ये वो क्षेत्रफल है जहां पर पी तरंगे अनुभव की जाती है। और पी तरंगों का अनुभव कितने क्षेत्रफल पर नहीं किया जाता, तो 22.22% भाग पर पृथ्वी के धरातल का वो प्रतिशत भाग आ गया हमारे पास, वो बेल्ट 105 से 145 का, जिस पर पी तरंगे अनुभव नहीं की जाती। तो विशेष ध्यान रखना है, पी तरंगों का अनुभव यहां पर नहीं होता। यानी भूकंप का मूल यहां पर होगा तो 105 हम यहां से नापेंगे और फिर ये वाला बेल्ट हो जाएगा 105 से 145 का। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जहां पे मूल होगा उसके विपरीत उससे स्टार्ट करेंगे 105 डिग्री का नापना। मान लीजिए भूकंप का मूल यहां पर है तो यहां से हम 105 नापेंगे, यहां से 105 नापेंगे और बेल्ट यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी की जो भूकंप उत्पन्न हो रहा है उस जगह से 105 नापना है और फिर उस बेल्ट का निर्धारण होगा 105 से 145। तो भूकंप तो कहीं भी आ सकता है पृथ्वी के ऊपर, जैसे परिप्रशांत पेटी हम वितरण भी देखेंगे जहां जहां भूकंप उत्पत्ति ज्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। मैंने बताया था कि 105 के बाद एस तरंगे विपरीत दिशा में दिखाई नहीं देती है, गायब हो जाती है। अर्थात बाह्य कोर जो तरल अवस्था में है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ चुके हैं, तो तरल अवस्था के बाद यहां पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। तो इसका मतलब विपरीत दिशा के अंदर 105 से लेकर वापस 105 तक नीचे वाला पूरा हिस्सा देखें तो इस हिस्से में एस तरंगे नहीं आती। इसका मतलब कितना प्रतिशत हो गया, 41.67% भाग पर एस तरंगे दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो लगभग 58% भाग पर ही ये दिखाई देती हैं, ये मान लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एस तरंगों का छाया क्षेत्र देखा हमने। अब एक प्रश्न, ग्रेड फर्स्ट आपके स्कूल लेक्चर 2015 का ये प्रश्न है, भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं, पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे और कोई भी नहीं। तो हम किसी भी तरंग को इस छाया क्षेत्र में नहीं देख सकते। तो यहां पर आंसर कोई भी नहीं आएगा। हालांकि कंफ्यूजन था कि पी तरंगों का आंसर आना चाहिए, हल्के
रूप में पी तरंगे, हल्का सा पी तरंगों का अनुभव होता है, हल्का सा ऊपर नीचे झटका अनुभव होता है। तो लेकिन जो छाया क्षेत्र हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई भी तरंगे अनुभव नहीं होती है, और उस हल्केपन को हम छोड़ें तो कोई भी नहीं आंसर इसमें ज्यादा सटीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि क्या पी तरंगों और एस तरंगों के अलावा भी कोई तरंगे आती हैं, उत्पन्न होती हैं, लेकिन पी तरंगों के समान ही है, एस तरंगों के समान ही है, केवल गति कम ज्यादा होती है। तो देखें, पी स्टार और एस स्टार तरंगे 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड पी स्टार की गति, जबकि पी की गति कितनी है, औसत गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन पी स्टार की गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में इसकी गति, और एस स्टार की गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और एस की तरंग की औसत गति कितनी है, 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर गति कम हो गई, लेकिन झटका वैसे ही महसूस होगा। एस तरंगे आई है तो पृथ्वी को ऐसे हिलाएगी, एल तरंगे आई है तो ऊपर नीचे हिलाएगी, लेकिन ये पी तरंगे आएगी तो ऊपर नीचे हिलाएगी, सॉरी एल तरंगे नहीं, पी तरंगे आएगी तो ऊपर नीचे हिलाएगी, और गति कम हो गई तो इसलिए हमने इसको पी स्टार एस स्टार नाम दिया। आगे चलें तो पीजी और एसजी तरंगे, पीजी और एसजी तरंगों की गति और भी कम हो जाती है। पी के समान ही गति होगी ऊपर नीचे, और धरातल को ऊपर नीचे करेगी, लेकिन 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति इसकी है, और इसके अलावा एसजी की गति 3.3 सेकंड प्रति किलोमीटर इसकी गति है। तो इसके अंदर ध्यान रखने, पी से कम गति है पी स्टार की, और सबसे कम गति है पीजी की, और पीजी के समान ही एस की तरंग की गति है, लेकिन झटका क्षैतिज अवस्था में है। एस की उससे कम है और एसजी की सबसे कम है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है हमको। और एसजी से भी कम एल तरंगों की गति होती है, धरातलीय तरंगों की गति होती है, लव तरंगों की गति सबसे कम होती है, रेले तरंगों की गति सबसे कम होती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, तरंगों के अंदर इस स्लाइड से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं भूकंप उत्पत्ति का कारण क्या क्या है। तो भूकंप उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं कि भू संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, इसके अलावा जलीय भार, बहुत बड़ा तालाब या बहुत बड़ी झील बन जाए, नीचे भ्रंश हो और पानी नीचे रिसके जाए, भूमि के तापमान से, भूगर्भ के तापमान से पानी की जलवाष्प बने और पानी फैल करके और चट्टानों का भ्रंश और भी चौड़ा करे, तो वो भ्रंश वापस अपनी अवस्था में आएगा तो भूकंप उत्पन्न होता है। इसके साथ भूपटल में सिकुड़न हो, तापमान के ठंडा होने से भूपटल के अंदर, क्रस्ट के अंदर सिकुड़न हो, प्रेशर आ जाए तब भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। भूगर्भ में गैसों का फैलाव हो जाए, आंतरिक तापमान से या रेडियो सक्रिय पदार्थों के मुक्त हुई ऊर्जा से जो अंदर गैसीय पदार्थ हैं वो गैस अवस्था में आ जाए, जो ठोस पड़े हुए हैं, तो भी उत्पत्ति हो सकती है। ज्वालामुखी क्रिया से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूपटल भ्रंश हो जाए, यानी आंतरिक भाग के अंदर कोई भ्रंश पैदा हो जाए आंतरिक बलों के कारण, तब भी भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। और प्लेट विवर्तनिकी, यानी प्लेटों के मूवमेंट के कारण गति होती है प्लेटों के अंदर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, पूरा मूवमेंट और सारी प्लेटों को देखेंगे। तो जिन क्षेत्रों में प्लेटों के किनारे हैं, जहां पर मूवमेंट अधिक हो रहा है, उन क्षेत्रों में भूकंप की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। और अन्य बहुत सारे कारक हैं, जैसे मानवीय कारक, बांध बना दिए, बहुत जगह बहुत बड़े नगर, औद्योगिक क्षेत्र बना दिए, और परमाणु बम्बों का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, तब भी हल्के प्रकार के भूकंप अनुभव होते हैं। तो इस तरीके से ये मुख्य कारण है। यहाँ से कोई विशेष प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन हमें कारण पता होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। भूकंप की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सिद्धांतों के नाम ध्यान रखने हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया हमको विशेष ध्यान नहीं रखनी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये किसने दिया था, H.F. रीड ने दिया था। ये विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत पूछा जाता है। इसके प्रतिपादक या इसके जनक कौन है, इसके जनक हैं H.F. रीड। और ये सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत है लचीली चट्टानों पर तनाव, खिंचाव हो जाए या दबाव आ जाए, संपीड़न हो जाए, तो पड़ने वाली ये संपीड़न और दबाव के कारण या तनाव के कारण पड़ने पर टूटती हैं। इसका मतलब भ्रंश आता है या वलन होता है, तो ये टूटती हैं। तो टूटे हुए भाग अपनी मूल अवस्था में आने के लिए, तनाव के कारण मान लीजिए दूर दूर हुई, तो टूटा हुआ भाग वापस मूल अवस्था में आने के लिए कंपन करता है। तो इस तरीके से जैसे एक रबड़ को अपन खींचते हैं, एक रबड़ को अपन खींचते हैं तो वो एक सीमा तक खींचता है, उसके बाद टूट जाता है और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वाइब्रेट करते हुए फट से सेकंड्स के अंदर।
तो वो जो कंपन अनुभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत में भी यही कहा गया कि जैसे चट्टानें तनाव बल के कारण खिंच रही हैं, तो खिंच रही है तो एक सीमा तक तो वो खिंचती हैं, उसके बाद वो टूट जाती हैं। जैसे ही टूटती हैं वैसे ही कंपन होकर के वापस उसी जगह आने की कोशिश करती है और उसी दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है। उन कंपनों से ही भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल से। तो इस तरीके से प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अंदर चट्टानों के लचीलेपन या चट्टानों के संपीड़न और तनाव के कारण जो लचीलापन से टूट जाती है चट्टानें और टूटकर पुनः उस अपनी मूल अवस्था में, पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करती है, तो उस दौरान कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन से ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके अंदर बात करें प्रत्यास्थ ऊर्जा की, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा, जो ऊर्जा कंपन उत्पत्ति में भूकंप मूल से उत्पन्न होती है, मुक्त होती है वहां से, उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करें भूकंप की उत्पत्ति के सिद्धांत दूसरा, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। पृथ्वी के आंतरिक बलों से जो हमारी प्लेटें हैं, जो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, दुर्बलता मंडल से ऊपर ऊपर का भाग, वो विभिन्न टुकड़ों के रूप में है और वो टुकड़े धीरे धीरे मूवमेंट करते रहते हैं। उसके मूवमेंट से, उसकी गति से क्या होता है, उसकी गति से भूकंप की उत्पत्ति होती है किनारे वाले क्षेत्रों में और प्लेटों के मध्य वाले क्षेत्रों में। तो जहां जहां गति होती है वहां वहां। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के प्रतिपादक किनको माना जाता है, हैरी हेंस को। इसमें मॉर्गन है, टूजो विल्सन है, जिन्होंने अलग अलग नाम दिया। जैसे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का नाम दिया, मॉर्गन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की और मूल देने वाले जो श्रेय या जनक कहते हैं वो हैरी हेंस को कहते हैं। तो इसको विशेष ध्यान देना है कि विश्व के अंदर अधिकांश भूकंप, प्लेट जो घटनाएं हैं वो प्लेटों के सीमांतों पर यानी किनारों के आसपास आती हैं। और भ्रंश जनित भूकंप जो होते हैं वो संरक्षी प्लेट किनारों पे आते हैं, जो कम गहरे होते हैं। और कम गहरे केंद्र वाले भूकंप अपसारी प्लेटों पर, है ना। अपसारी प्लेट दूर जाने वाली रचनात्मक प्लेटें होती है, जहां से लावा निकलता है, प्लेटें दूर जाती है, दरार होती है तो आंतरिक भाग से लावा निकल करके और उसमें आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम गहरे केंद्र वाले भूकंप। जबकि अधिक गहरे वाले जो भूकंप या प्लूटोनिक भूकंप जिनको कहते हैं, जो अंतरतम से आते हैं, वो अभिसारी प्लेट किनारों पर, यानी एक प्लेटें दूसरी प्लेटों के पास आती है। जो अधिक घनत्व की प्लेट है वो नीचे क्षेपण हो जाती है और नीचे जाकर के पिघलती है। और जब इसकी गति होती है जहां से, वहां से गति होती है, तो काफी अधिक गहराई वाले भूकंप इस जगह से आते हैं। यानी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे अधिक गहरे वाले भूकंप अनुभव किए जाते हैं। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के द्वारा भूकंप को हम आसानी से, भूकंप के क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूकंपों के प्रकार की बात करें तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर गुटेनबर्ग जो है ना, उन्होंने और रिटर द्वारा इसका जो है प्रकार, जो भूकंप के प्रकार हैं वो बनाए गए हैं। तो साधारण या कम गहरे वाले भूकंप, जैसे पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा भी कि प्लेट और प्लेटों की सीमांतों के आधार पर ये भूकंप है। जब भूकंप मूल की गहराई 50 किलोमीटर या तक हो या इससे कम हो तो साधारण गहराई वाले भूकंप कहलाते हैं। और ये अपसारी प्लेट सीमांतों पर और भ्रंशों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। और विश्व के अंदर 85% यानी साधारण गहराई वाले भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं और बहुत कम तीव्रता से आते हैं। तो 85% भूकंप इसी प्रकार के होते हैं, जो बहुत अनुभव तो होता है लेकिन कोई विनाश या नुकसान नहीं होता है, बहुत कम इसमें नुकसान की संभावनाएं होती हैं। अब देखते हैं मध्यवर्ती गहराई वाले भूकंप। जब भूकंप मूल की गहराई 50 से लेकर के और 250 किलोमीटर तक की गहराई हो, 250 किलोमीटर तक की गहराई हो, तो विश्व के अंदर ऐसे भूकंप 12% के करीब आते हैं। और ज्वालामुखी क्षेत्र, हॉट स्पॉट और संरक्षी प्लेट किनारों पर मध्यवर्ती भूकंप आते हैं, जहां पर ना तो प्लेट का विनाश होता है, ना ही रचना होती है, और प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए एक ही दिशा में अलग अलग गति से या अलग अलग दिशाओं के अंदर गति करती हैं। चलिए आगे देखते हैं अधिक गहराई वाले भूकंप या प्लूटोनिक भूकंप। तो इसके अंदर देखिए साथियों, जब भूकंप मूल की गहराई 250 से लेकर 700 किलोमीटर तक हो, यानी ऊपरी मेंटल तक की संपूर्ण गहराई के अंदर इसका केंद्र हो, तो इसको हम कहते हैं प्लूटोनिक या गहरे भूकंप। और विश्व के अंदर केवल 3% भूकंप ही इस प्रकार के आते हैं और विनाशात्मक प्लेट सीमांतों पर अधिक गहराई वाले भूकंप देखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विशेष तथ्य की बात करें यदि, तो जब शोध के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भूकंप का जो है
प्रिडिक्शन यानी पूर्वानुमान लगाने की कोशिश की। इस अनुसंधान के दौरान वायुमंडल के अंदर और गहरे कुएं और नलकूपों का मतलब अनुसंधान किया गया, शोध किया गया। तो उसके अंदर देखा गया कि वहां पर कुओं के अंदर, नलकूपों के अंदर, वायुमंडल के अंदर उनसे निकल करके, धरती से निकल करके और रेडॉन की मात्रा, गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये विशेष ध्यान देना है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल के अंदर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आंतरिक भाग से रेडॉन गैस सबसे पहले निकलती है भूकंप आने से पहले। तो इससे ये पता लग जाता है कि निकट भविष्य में यहाँ पर भूकंप आने वाला है। चीन के अंदर, यूरोप के अंदर काफी जगहों पर ये अनुसंधान किए गए हैं। अब कौन सी भूकंपीय तरंगे, है ना, उद्भव है चट्टानों में संकुचन और फैलाव से होता है। तो ये पी तरंगों का संकुचन फैलाव से पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये विशेष ध्यान देना है। कौन सी भूकंपीय तरंगों से उर्मी या विरूपणीय तरंगे पैदा होती है। उर्मी या विरूपणीय तरंगे किससे होती है? जैसे पानी की लहर उर्मी के समान है, तो उस तरीके की लहरें एस के कारण पैदा होती है। तो इस तरह इनका भी विशेष ध्यान हमें देना है। तो उर्मी के समान या विरूपणी तरंगे किसको कहते हैं हम? एस तरंगों को। और संकुचन और फैलाव वाली तरंगे किसको कहते हैं हम? पी तरंगों को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं भूकंप का जो वितरण है विश्व के स्तर पर। तो देखिए, प्रशांत महासागर में जहां विनाशात्मक किनारे हैं, न्यूजीलैंड से लेकर के अंटार्कटिका महाद्वीप से लेकर न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया से होते हुए ये आ जाता है भारत की तरफ, म्यांमार की तरफ, और एक शाखा जापान और फिलीपींस से होते हुए और चली जाती है कमचटका प्रायद्वीप के पास में, क्यूराइल द्वीप, और फिर एलुशियन द्वीप से होकर के, रॉकी पर्वत से होकर के, और मध्य अमेरिका में एंडीज पर्वतों से होते हुए, और ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप तक चली जाती है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं परिप्रशांत भूकंप मेखला। तो ये परिप्रशांत भूकंप मेखला है। इसके बाद देखें मध्य महाद्वीपीय भूकंप मेखला। तो जो वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हमारा हिमालय है, म्यांमार के अंदर अराकान योमा, पेंगू योमा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो एशिया के अंदर हिंदुकुश, एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं, टर्की के पोंटिक और टोरस पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दक्षिणी यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये सारे के सारे तृतीय युग के वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन वलित पर्वत श्रृंखलाएं महाद्वीप के मध्य में है, इसलिए मध्य महाद्वीपीय भूकंप मेखला इसे कहते हैं। इसके अलावा मेंटल प्लूम प्रकार की और आंतरिक केंद्र जो है वो मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। महासागरों के अंदर जो भूकंपीय मेखलाएं हैं वो रचनात्मक प्लेट किनारे यानी मध्य महासागरीय कटकों पर, जैसे अटलांटिक महासागर का मध्य महासागरीय कटक ये आ गया। ऐसे ही हिंद महासागर के अंदर कार्लसबर्ग कटक और इंडिया चोगोस कटक, दक्षिणी जो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद प्रशांत, पूर्वी प्रशांत कटक। तो मध्य महासागरीय कटकों पर, रचनात्मक प्लेट किनारों पर, अपसारी प्लेट किनारों के ऊपर महासागरों के अंदर भूकंप की पट्टियां पाई जाती, भूकंप के क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी या मेखला। तो प्रशांत महासागर में दोनों तटीय भागों पर, यानी अमेरिका की तरफ भी और एशिया की तरफ भी, दोनों तटीय भागों पर विनाशात्मक प्लेट किनारे हैं, यानी अधिक गहराई वाले भूकंप यहाँ पर आते हैं। और विश्व में सबसे अधिक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र यही है। तो यहाँ पर 63% भूकंप, विश्व में आने वाले 63% भूकंप इसी के अंदर आते हैं। तो प्लेटों की रगड़ होती है, कम गहराई और अधिक गहराई। तो उस तरीके से यहाँ पर भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। कौन कौन सी प्रमुख दशाएं उपलब्ध हैं, चलिए आके देखते हैं हम। अब देखिए, विश्व में अधिकतर जो भूकंप है उन क्षेत्रों में आते हैं जहां पर नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में नवीन वलित पर्वत भी है, रॉकीज, एंडीज, इस टाइप के वलित पर्वत भी हैं। 40% भूकंप सागर अथवा महाद्वीपों के मिलन स्थल यानी किनारों पर आते हैं, क्योंकि मिलन स्थल के ऊपर क्या है, आसानी से जल जो है वो महाद्वीपों और सागरों की जो प्लेटें हैं उनके बीच में से, भ्रंशों में से होकर के अंदर चला जाता है। आयतन में वृद्धि होती है, आंतरिक गर्मी के कारण जलवाष्प बनती है और आयतन में वृद्धि होती है, और भ्रंशों को और चौड़ा करने की कोशिश करती है जलवाष्प, इसलिए यहाँ पर अधिक भूकंप आते हैं। और जहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में भी भूकंप की उत्पत्ति अधिक होती है। और जिन क्षेत्रों के अंदर दरारें या भूपटल भ्रंश सक्रिय होते हैं उन क्षेत्रों में विनाशी प्लेट किनारों पर भी सक्रिय हैं, रचनात्मक प्लेट किनारों पर भी वो सक्रिय हैं। तो यहाँ पर चारों ही दशाएं, जो परिप्रशांत भूकंप पट्टी है
उसमें चारों ही दशाएं उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर भूकंप सबसे अधिक आते हैं। अब देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर के अंदर इस भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं इस क्षेत्र में। इस पेटी के अंदर संतुलन मूलक या भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। अब विश्व के लगभग 21%, कितने, लगभग 21% भूकंप इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इसमें यूरोपीय महाद्वीप के आल्प्स, जैसा मैंने बताया, एशिया महाद्वीप के टर्की वाले अनातोलिया का पठार के उत्तर में पॉन्टिक और दक्षिण में टोरस पर्वत श्रृंखलाएं, ईरान के पठार के उत्तर में जैग्रोस, उत्तर में एल्ब्रुज और दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम के अंदर जैग्रोस पर्वत है। फिर हिंदुकुश पर्वत आ जाता है अफगानिस्तान और ईरान तक। उसके बाद हिमालय के पर्वत, पाकिस्तान वाले सुलेमान किर्थर पर्वत, हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत चीन वाला, और अराकान योमा और पेंगू योमा पर्वत श्रृंखलाएं म्यांमार वाली। और यहां से होकर के और मलेशिया से होकर के फिर ये नीचे महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा वितरण मध्य महासागरीय पेटी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसकी एक शाखा अफ्रीका की तरफ जाती है, जो कि पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी है। तो जॉर्डन की घाटी से लेकर के और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी से लेकर के मोजाम्बिक चैनल तक ये जाती है। अब एक अरब प्रायद्वीप से होकर के, फारस की खाड़ी से होकर के और कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर तक चली जाती है। तो मध्य महासागरीय पेटी की 3 श्रृंखलाएं होती हैं, एक तो वलित पर्वतों वाली श्रृंखलाएं, एक भ्रंश घाटियों वाली श्रृंखला, जो कि जॉर्डन नदी से होकर के एशिया में और पूर्वी अफ्रीका से होते हुए ये पूरी की पूरी नीचे मेडागास्कर के पास मोजाम्बिक चैनल तक चली जाती है, और अरब सागर वाली अरब प्रायद्वीप से होकर के और कार्लसबर्ग कटक से होकर के हिंद महासागर में चली जाती है मध्य महासागरीय पेटी की तरफ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो उत्तर में आइसलैंड और स्पिट्सबर्जेन द्वीपों से लेकर के जो अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी है, ऊपर में आइसलैंड और कौन सा द्वीप है, स्पिट्सबर्जेन द्वीप ऊपर की तरफ, यहां से होकर के और दक्षिण के अंदर अंटार्कटिका के पास में बोवेट द्वीप है, वहां तक अटलांटिक महासागर के अंदर ये पेटी फैली हुई है। और रचनात्मक प्लेट किनारे हैं, कम गहराई वाले भूकंप इसमें आते हैं। इसमें सर्वाधिक भूकंप जो है भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। विशेष ध्यान रखना है, वहां सक्रिय रचनात्मक प्लेट किनारा है, इसलिए वहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें दोस्तों तो विश्व के 7% भूकंप मध्य महासागरीय कटकों के ऊपर आते हैं, तो विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के अंदर भूकंप जो मंडल है, भूकंप जोन है, वो कितने बनाए गए हैं, तो भारत के अंदर 4 भूकंप जोन बनाए गए हैं। सबसे खतरनाक भूकंप जोन एक तो हमारा हिमालय है, जहां पर बहुत सारे भ्रंश हैं, टीबीटी, एमबीटी, बहुत सारे भ्रंश हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय है, वलित पर्वत श्रृंखलाओं का मध्य महाद्वीपीय पेटी का अंश है, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो सबसे खतरनाक जोन हमारा ये वाला है। इसके साथ सेकंड जोन भी हिमालय की घाटियां और हिमालय का क्षेत्र है। ऐसे ही हिमालय के साथ साथ जो भुज वाला क्षेत्र है, कच्छ प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक भ्रंश है, उस भ्रंशों की वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। जैसे भुज का भूकंप आया, ये भी फर्स्ट नंबर के खतरनाक वाले जोन में आता है। इसी के साथ भुज के आसपास का जो क्षेत्र है और हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, वहां पर दूसरी कैटेगरी का भूकंप है। तीसरा जो मंडल है वो गंगा मैदान के अंदर, विशेष रूप से तराई प्रदेश का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का क्षेत्र, राजस्थान के अंदर भी तीसरा मंडल, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो 33 महासागर वाला क्षेत्र है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास का क्षेत्र, सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर ये भूकंप का तीसरा मंडल है। जबकि अरावली के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के अंदर सबसे कम चौथे नंबर का मंडल है। ऐसे ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार के मध्यवर्ती भाग में भी चौथे नंबर का है। ऐसे ही पूर्वी मैदान के अंदर उड़ीसा, झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल का मैदानी क्षेत्र जो है, वहां पर सबसे कम भूकंप की संभावना है। यानी 4 मंडल है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो 4 मंडल यहाँ पर बांटे गए हैं भूकंप की दृष्टि से। तो बहुत ही खतरनाक वाला केवल हिमालय के अंदर और कच्छ के अंदर है। सेकंड नंबर वाला पूरा रेड वाला क्षेत्र, पिंक वाला क्षेत्र थर्ड नंबर, और व्हाइट वाला क्षेत्र सबसे कम, यानी जयपुर जो है और राजस्थान का पूर्वी भाग और राजस्थान का अधिकांश भाग कहें तो बहुत ही कम संभावना है भूकंप की आने की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब यदि हम बात करें तो भूकंप के अंदर रिक्टर मापनी के ऊपर जो पैमाना है, इसको देख लीजिए। इसमें से बहुत कम संभावना है क्वेश्चन की, लेकिन
हम इसको देख करके समझ सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता और मर्केली स्केल में तुलना कर सकते हैं। तो मर्केली के अंदर 1 से लेकर 12 तक है और जो रिक्टर पैमाना है उसमें भी 1 से लेकर 10 तक होता है, लेकिन 2 का अनुभव होता ही नहीं है। और मुक्त होने वाली ऊर्जा और नुकसान किस तरीके से है उसको हम फटाफट देख लेंगे कि 2.5 से लेकर 3 तक 10 की घात 8 से 10 की घात 9 तक ऊर्जा मुक्त होती है। 3.5 यांत्रिक, केवल यंत्र के द्वारा अनुभव की जाती है। और यहां पर जो मर्केली स्केल है, प्रघात की तीव्रता है, वो 1 मानी जाती है, जबकि रिक्टर में ये 3.5 से कम। और 3.5 वाली 2 मानी जाती है क्षीण, संवेदनशील व्यक्ति, बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति और जीव जो है वो अनुभव करते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है और जो जीव है वो अनुभव कर लेते हैं 3.5 वाला, यानी मर्केली स्केल में 2 प्रघात की तीव्रता वाला। 4.2 वाला यहाँ पे 3 आ जाता है, अल्प होता है। यहाँ 10 की घात 10 जूल ऊर्जा मुक्त होती है, आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा भी अनुभव हो जाता है, यानी जगरा होना चाहिए, सोता हुआ नहीं। 4.5 यहाँ पे 4 है, साधारण भूकंप इसको कहते हैं। 4 × 10 की घात 11 ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, चलते हुए व्यक्तियों द्वारा भी अनुभव हो जाती है। 4.8 अर्ध प्रबल कहते हैं, 5 मर्केली स्केल का है, सोए हुए व्यक्ति भी उठ जाते हैं, झनझना के उठ जाते हैं, इतना झटका महसूस होता है। 5.4 जो इस रिक्टर स्केल में उसको हम 6 कहते हैं, इसको प्रबल कहते हैं। यहाँ पर बिल्डिंगों के जो फूले हुए प्लास्टर हैं, नमी आए हुए प्लास्टर हैं, वो झड़ने लगते हैं, वस्तुएं हिलने लगती है, पंखा हिलने लगता है, तो वो कितना है रिक्टर पैमाने पर 5.4, या मर्केली स्केल के ऊपर 6 पॉइंट वाला जो है उसके अंदर वो हम कहते हैं प्रबल, और प्लास्टर आदि झड़ने लगते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो 5.7 में ऊर्जा मुक्त होती है 2.2 × 10 की घात 13, हिरोशिमा का परमाणु बम इसके बराबर था। इसका मतलब यदि रिक्टर स्केल पर हिरोशिमा के परमाणु बम का भूकंप नापा जाता तो 5.7 तीव्रता का भूकंप ये होता। 6 तीव्रता इसके अंदर देखिए दोस्तों, 6 के अंदर 10 की घात 13 संपूर्ण पृथ्वी पर अंकन किया जा सकता है, यानी 6 तीव्रता का भूकंप आएगा, चाहे भूकंप का अधिकेंद्र और मूल भारत के पास हो, उसको अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका में भी आंतरिक भाग से होकर जाने के कारण अनुभव किया जाता है। उनके यंत्र भी, सिस्मोग्राफ भी अंकन कर लेते हैं। तो 6 का ध्यान रखना है। 6.1 पर यहाँ पर 7 है आता है, जिसको अति प्रबल कहते हैं और दीवारों के अंदर दरारें आने लग जाती हैं। ऐसे ही 6.5 8 है मर्केली स्केल के अकॉर्डिंग, विनाशात्मक भूकंप कहते हैं, ऊंची इमारतें गिरने लगती है। और 6.7 7 × 10 की घात 14 इसमें ऊर्जा मुक्त हुई थी। और 6.9 यहां पर आ जाता है 9, यानी विनिष्टकारी, मकान धस जाते हैं, भूमि में बड़ी बड़ी दरारें, पाइपलाइनें फट जाती हैं, टूट जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 तीव्रता का जो भूकंप है वो 2 × 10 की घात 15 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। विश्व के अंदर प्रतिवर्ष 15 भूकंप लगभग इस प्रकार के आते हैं। 7.3 10 यहाँ सर्वनाशी कहते हैं इसको, और भूकंप पर लंबी लंबी दरारें, इमारतें धराशायी, ढालों पर व्यापक भूस्खलन होता है। 8.1 तीव्रता का भूकंप 11 कहलाता है मर्केली स्केल में, और अति विनाशी कहते हैं, इसमें 10 की घात 17 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। कुल रेलवे लाइनें ये भी मुड़ने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, बहुत खतरनाक भूकंप होता है। ऐसे ही 8.1 से ज्यादा यहाँ पे आ जाता है 12, 13 नहीं है ये 12, प्रलयकारी भूकंप इसको कहते हैं, और 10 की घात 18 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। सर्वनाश हो जाता है, कितनी भी बिल्डिंगें बनाएं, केवल भूकंप रोधी बिल्डिंगें ही दरारें आकर के खड़ी रहती हैं, बाकी सारी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं। 8.3 या 9.5 तीव्रता का भूकंप 10 की घात 19 जूल ऊर्जा मुक्त होगी, बहुत ही खतरनाक। 1939 में चिली के अंदर आए, या क्राकाटाओ में 1883 के अंदर आया भूकंप, इस कैटेगरी के भूकंप थे जहां पे सर्वनाश हो जाता है, ऊपर का दीप ही उड़ जाता है, तो बिल्डिंगें कहां से रहेंगी। तो इस तरीके से ये मर्केली और रिक्टर की तुलना है। बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं आते हैं, केवल विशेष ध्यान रखना है कि रिक्टर स्केल के अंदर 1 अंश की वृद्धि होने पर ऊर्जा मुक्ति में वृद्धि 10 गुना होती है। यहां से प्रश्न बनता है कि रिक्टर स्केल में 1 अंक की वृद्धि हुई, जैसे मान लीजिए 5 से 6 की हुई, तो कितना 10 गुना ऊर्जा मुक्त होगी। पहले वाले में 10 गुना कम, बाद वाले में 10 गुना ज्यादा। इसी तरीके से देखें मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, MW लिखते हैं इसको। 1970 के अंदर जापानी एक वैज्ञानिक है हीरो कानामोरी, इसके द्वारा भ्रंश ज्यामिति, यानी भ्रंशों की जो ज्यामितियां हैं इनको ध्यान में रख करके और इसका अंकन किया गया।
और इस स्केल को बनाया गया। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल भूकंप को मापने का आधुनिकतम, रिक्टर का भी आधुनिक रूप है एक तरीके से, तो इसको भी ध्यान रखना है। एक जापानी जो वैज्ञानिक हैं, ये भूवैज्ञानिक, उन्होंने हीरो कानामोरी ने इसको बनाया है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। लेटेस्ट है, ये किताबों में बहुत ही कम जगह पे आया है अभी तक। अब देखें हम निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। तो हम बात करें दोस्तों कि भूमध्य सागरीय पेटी के अंदर अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी और हिंद महासागरीय पेटी। तो यूपी पीजीटी 2013 का ये प्रश्न है, तो इसके अंदर सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ध्यान दें कि क्वेश्चन भूकंप मूल और इन चीजों से आ रहा है, इन जगहों से आ रहा है, तो इसको विशेष ध्यान रख करके हम पढ़ेंगे और जहां जहां मैंने जोर दिया है उन जगहों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रश्न सही होंगे। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा है नहीं है, फैक्चुअल ज्यादा है, तो इस फैक्ट्स को 2-4 बार रिवीजन करके हम याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।